हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस को दिया, इसके बाद एसपीपीटी टेस्ट को दिया और सभी स्टेजेस को क्वालिफाई करने के बाद फाइनल रूप से सिलेक्शंस लेकर के ज्वाइनिंग लेटर्स भी आप सभी को मिल गई है। तो आज के इस वीडियो में आराम से डिटेल में हम लोग समझेंगे कि ज्वाइनिंग लेटर्स के साथ आप सभी को जो 9 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसे कैसे फिल कर सकते हैं और उस फॉर्म को भरने में गलतियां क्या नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोग प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट के बारे में भी बातें करेंगे कि कैसे होती है, कब होती है, कहाँ होती है, कौन बेसिकली ये मेडिकल टेस्ट को ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ऐसे तो ये सारी इंफॉर्मेशंस आपके ऑफर लेटर में या अपॉइंटमेंट लेटर में दी गई है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैं इस लाइव सेशंस को कर रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता है जब रिजल्ट आई थी जूनियर ऑपरेटर का, उस वक्त भी हमने आप सभी को बताया था कि हमारे बैच से टोटल 83 कैंडिडेट ने सिलेक्शंस लिया है, लेकिन बाद में कुछ कैंडिडेट ने कॉल करके बताया कि सर मैं भी आपके बैच का हूँ। बेसिकली कॉल करना मिस रह गया था उसका, और मैं यूट्यूब पे भी आपको देखता था, रेगुलर फॉलो करता था, तो बेसिकली नंबर्स और बढ़ गए। लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है नंबर्स में बात करें तो 90 के अप्रॉक्स में कैंडिडेट लोग का सिलेक्शन फाइनल रूप से हुआ है हमारे साथ जोड़ने के बाद, और वो अपना मेहनत को भी अच्छे से ईमानदारी पूर्वक किए तो जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए सिलेक्शंस ले लिए। हमारी सौभाग्य है कि हम लोग जो है ऑनलाइन माध्यम में हैं और बहुत सारे कैंडिडेट को ऑनलाइन होने की वजह से ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट को गाइड कर पा रहे हैं। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी हमारे साथ जुड़ते हैं IOCL एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के लिए या अदर PSU एग्जामिनेशंस प्रिपरेशंस करने के लिए। तो एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट भी बहुत सारे सेलेक्ट हुए हैं IOCL में जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए। तो चलिए हम लोग डिटेल में सब कुछ को आराम से डिटेल में एक एक करके सभी इंफॉर्मेशंस को समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से। लेकिन इस वीडियोस को डिटेल में शुरू करने से पहले आप सभी को बेसिक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग डेज में अगर और भी कुछ यूजफुल वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑफर लेटर जो आप सभी को दी गई है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ऐसे तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमने बताया कि 90+ अप्रॉक्स में स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शंस डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ करके हुआ है। वो बात तो मैं कंसीडर करता ही हूँ कि कैंडिडेट भी मेहनत करते हैं तभी सिलेक्शंस हुई है, लेकिन अब इतने ज़्यादा नंबर्स में कैंडिडेट हमारे साथ हैं तो ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग लेटर को हमारे साथ साझा कर दिया, मतलब भेज दिया व्हाट्सएप पे। तो किसी भी कैंडिडेट का मैं ज्वाइनिंग लेटर आप सभी को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर के हर एक पेज पर कैंडिडेट का नाम है और यूट्यूब एक पब्लिक डोमेन है पूरा। हो सकता है IOCL के कुछ मेंबर्स भी वीडियोस हमारा देखें, तो थोड़ा सेफ्टी को मेंटेन रखते हैं। बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो जिसमें कैंडिडेट के नाम नहीं होंगे उसको मैं दिखाऊंगा। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट वाला या फिर और सब जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें कैंडिडेट के नाम नहीं है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट मैं दिखाऊंगा यहाँ पर और बताऊंगा भी कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको दी गई है उसके सबसे लास्ट पेज में जब आप मूव करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिए गए हैं जो कि आपका ज्वाइनिंग लेटर के साथ इंक्लोज्ड हैं, मतलब उसके साथ इंक्लूडेड हैं। सबसे पहला नंबर पे जो है वो है आपका एक्सेप्टेंस लेटर। ये एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपको ईमेल भेज करके आपको कंफर्म कर देनी है 14 सितंबर 2025 तक। अगर आप नहीं करेंगे ये तो बेसिकली आपका जो बेसिकली होगा मेडिकल, जो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होता है उसका डेट नहीं आएगा, उसका कॉल नहीं आएगा आपको, तो दिक्कत आ जाएगी। तो इस वजह से आपको एक्सेप्टेंस लेटर को पहले क्या करना है, जो प्रोवाइड की गई है आप सभी को उसको फिल करना है।
तो चलिए स्टेप वाइज हम लोग समझ लेते हैं एक्सेप्टेंस लेटर में क्या है। तो एक्सेप्टेंस लेटर को देखने के लिए आई थिंक ये एक्सेप्टेंस लेटर जो है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे ओपन हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं फ़ोन में उसे ऑन कर लूँगा और आप सभी को गाइड कर दूँगा, क्योंकि आपके पास तो है ही एक्सेप्टेंस लेटर। यहाँ पर अगर होंगे, एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग जो है अपने फ़ोन में इसे ओपन कर लीजिए। मैं आपको स्टेप वाइज गाइड कर देता हूँ, ठीक है। मैं भी इसे फ़ोन में ही ओपन कर लेता हूँ एक्सेप्टेंस लेटर को, ताकि सारे स्टेप्स आप सभी को समझ में आ जाए। ऐसे मैं चाहूँ तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि आप एक्सेप्टेंस लेटर को फिल करके ईमेल कर दीजिएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूँ। और लाइव सेशंस में इस वजह से कंडक्ट अभी कर रहा हूँ ताकि जो भी आप सभी के डाउट हो, क्यूरीज हो, क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन्स हो रिलेटेड टू दिस ज्वाइनिंग प्रोसेस, मेडिकल टेस्ट, आप लोग पूछ सकें। लेकिन अभी नहीं पूछिएगा, अभी सारे इन्फॉर्मेशन पहले मैं दे देता हूँ और लास्ट में आप सभी के डाउट क्यूरीज लूँगा, ठीक है, नहीं तो फ्लो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। आप लोग भी अपने अपने फ़ोन में या फिर आप बाद में इसको देख लीजिएगा। जो एक्सेप्टेंस लेटर है, जब आप ये डॉक फाइल में है, क्योंकि ये एडिटेबल रखा गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी मेल्ड इमीडिएटली। आपको ये ईमेल करना है इमीडिएटली। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ जो डेट दी गई है 14 सितंबर से पहले आपको मेल करना है। तो मैं एक जस्ट फॉर्मेट आप सभी को जस्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो लिखा हुआ है टू चीफ जनरल मैनेजर, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में CGM लिख देता हूँ, HR है लिखा हुआ, और इसके बाद यहाँ पर बेसिक बातें लिखा हुआ है, और सेंड ईमेल टू, ईमेल भेजना है, जिस भी ईमेल पे भेजना है। ईमेल भी दी गई है, सब्जेक्ट देना है एक्सेप्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफ। तो आपको ये सब चीज़ें तो दी ही गई है, आपको सब्जेक्ट में बेसिकली फिल करना है। जो सब्जेक्ट है उसमें आपको फिल करना है कि लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफ, तो लिख देंगे जूनियर ऑपरेटर, जूनियर ऑपरेटर और ब्रैकेट में मार्केटिंग डिवीजन, मार्केटिंग डिवीजन भर दीजिएगा बस। इसके बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ माई, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। एंड अपॉइंटमेंट लेटर नंबर, तो अपॉइंटमेंट जो आपका ज्वाइनिंग लेटर मिला है उसमें नंबर दी गई है, तो अपॉइंटमेंट लेटर नंबर में अपॉइंटमेंट लेटर नंबर डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, उसमें डेट भी दी गई है अपॉइंटमेंट लेटर जिस डेट में इशू हुआ है। एंड हियर बाय सिंपली माई एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम एंड विल ज्वाइन द कॉर्पोरेशंस ऑन, तो जिस डेट में आप ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइनिंग डेट जो है जो दी गई है वो आई थिंक 6 अक्टूबर दिया गया है 2025। आप लोग अपना अपना ऑफर लेटर में देख लीजिएगा, जो भी डेट है ज्वाइनिंग का वो डेट डाल दीजिएगा। योर्स फेथफुली सिग्नेचर डाल दीजिएगा अपना, और अपना नाम लिख दीजिएगा। तो ये आपका एक्सेप्टेंस लेटर जो है हो जाएगा। और ये चूंकि डॉक फाइल में है, मतलब MS वर्ड में है, इसको करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। और सिग्नेचर, और यहाँ पे नाम सिग्नेचर करके अपना नाम लिख देना है, ठीक है। इसके बाद इसको फिर स्कैन करके आप मेल कर दीजिएगा, जो आपका ऑफर लेटर है उसमें ईमेल दी गई है, ठीक है। तो उस ईमेल पे आपको मेल करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं होगी? तो पहला नंबर ये आपको बहुत इमीडिएटली करना है, वो लोग वेट कर रहे हैं आपका इस कन्फर्मेशंस का, एक्सेप्टेंस का, क्योंकि ये आप भेजेंगे तभी आपका वो लोग मेडिकल किस डेट में आप लोगों का कराएंगे उसको वो लोग स्केड्यूल करेंगे, ठीक है। क्योंकि ज्वाइनिंग तो अक्टूबर में है आप सभी का, तो ज्वाइनिंग से पहले ही मेडिकल के डेट वो लोग सेट करेंगे और आप लोग को वो लोग कॉल करेंगे या मेल करेंगे, ठीक है। तो इसको इमीडिएटली फिल कर लीजिएगा। फिल करने का फॉर्मेट हमने बता दिया है, बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करूंगा मैं। और फिल करने के बाद इसे 14 सितंबर से पहले इमीडिएटली भेज दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अटेंशन, यहां पर फॉर्म है, ये फॉर्म जो है 4 सेट आप पहले प्रिंट करा लीजिएगा, 4 सेट। कितना सेट? 4 सेट। और ये जो है क्या है, तो इसे हमने यहां पे अभी जस्ट ओपन किया हुआ था, अभी यही है आपका
अटेंशन करके सर्टिफिकेट है ये आपका, ठीक है, मतलब फॉर्मेट डिक्लेयर फॉर्म है। एक्सेप्टेंस लेटर को करने के बाद आप सभी को बेसिकली अटेस्टन फॉर्म को क्या करना है, फिल करना है। अब ये फॉर्म को आप सभी लोग जो है ओपन कर लीजिएगा सभी कोई, या यहां पर हमने ऑलरेडी ओपन कर दिया है, तो एक एक चीज को मैं अभी बताने वाला हूं आप सभी को, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसे कैसे फिल करेंगे, एक एक इंफॉर्मेशन को समझते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग इसका 4 सेट जो है प्रिंट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज लिखी गई है आपके ऑफर लेटर में। तो 4 सेट जो है इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। कितना सेट? 4 सेट, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर आपको एक अपना सुंदर सा फोटो, ठीक है, लगा देना है। क्या साइज होगा फोटो का? 5 सेंटीमीटर एंड इंटू 7 सेंटीमीटर का फोटो यहां पर चिपका दीजिएगा, ठीक है। चारों सेट पर चिपका के रखिएगा। जो आपका जो काम है वो मैं बता देता हूं, इससे आपका सहूलियत हो जाएगा चीजें, जब आप जाएंगे ज्वाइनिंग करने के लिए या फिर मेडिकल देने के लिए, तो वहां उस वक्त आपको सहूलियत रहेगी चीजों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ वार्निंग वगैरह दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बेसिक आपके फायदे के लिए रहेगा। मैं सीधा आता हूं पॉइंट पे, कहां कहां क्या चीजें भरना है। तो ये सब बेसिक बातें हैं। देखिए यहाँ पर है आपका व्यक्तिगत ब्यौरे, यानी कि पर्सनल जो है यहाँ पे पार्टिकुलर्स बेसिक इंफॉर्मेशंस, जैसे कि सर नेम अगर है आपका, कोई उपनाम है तो वो आप डाल दीजिएगा। आपका नाम क्या है वो डाल देना है। यदि आपने कभी अपने नाम या उपनाम में कुछ जोड़ा है या उसमें से कुछ निकाला हो तो उसका उल्लेख कीजिए। तो ये उल्लेख कर देंगे। कुछ कुछ कैंडिडेट होते हैं ना, बाद में नाम में कुछ टाइटल लगा देते हैं या कुछ चीज़ों को हटा देते हैं, तो वो चीज़ों का आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस दे देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एड्रेस देना है। तो परमानेंट एड्रेस जो होगा होम का, वो बढ़िया से आपको पूरा फुल एड्रेस देना है। पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट लिखना है। इधर आपको वही चीज़ें भरनी है, विलेज, टाउन, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील, स्टेट, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एड्रेस वाला कॉलम है, इसमें आप लोग आराम से भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है प्रेजेंट एड्रेस, जिसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी बोलते हैं। अभी आप जहाँ रह रहे हैं, अगर परमानेंट एड्रेस और ये दोनों सेम है तो आप दोनों में सेम ही चीज़ भरिएगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई शहर में आप रह करके पढ़ रहे हैं और गांव में आपका परमानेंट एड्रेस है, तो गांव का एड्रेस परमानेंट में दे देंगे, और प्रेजेंट एड्रेस शहर में आप जहाँ रहते हैं वहाँ का दे सकते हैं। मतलब ये प्रेजेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस है, तो ये आप फिल कर लीजिएगा। इसमें तो कुछ बताने जैसा नहीं है, ये अपना अपना भर लीजिएगा आप सभी लोग। इसके बाद यहाँ पर है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी टू इंटीमेट, तो आपको घर का या एड्रेस ऑफिस का देना है। तो जनरली लोग ऑफिस का ही एड्रेस देते हैं, ऑफिस का एड्रेस दे दीजिएगा। टेलीफोन नंबर नहीं तो मोबाइल नंबर यहाँ दे दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। कुछ बेसिक बातें हैं। यदि आप पाकिस्तान के मूल निवासी हैं तो उस देश का घर का पता और भारतीय संघ को देशांतर की तारीख यहाँ देना है। तो ये तो एक्सेप्शनल ही कोई कैंडिडेट होंगे जो पाकिस्तान के मूल निवासी होंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई एक्सेप्शनल है तो वो इनको पढ़ करके डाल दीजिएगा, ठीक है। ऐसे बहुत रेयर ही लगता है कोई कैंडिडेट होंगे। नेक्स्ट, उन स्थानों के यहाँ पर बेसिक बातें दी गई है। अच्छा, उन स्थानों के ब्यौरे रिहायश की अवधि सहित जहां आप पिछले 5 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रहे हों। यदि उम्मीदवार कहीं विदेश में रहा हो या उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो 21 वर्ष की आयु के बाद जहां जहां भी 1 वर्ष से अधिक समय के लिए वह रही है हो, उन सब स्थानों के ब्यौरे दिए जाएं। मतलब आप 1 वर्ष से ज्यादा 21 साल के बाद अगर आप विदेश में रहे हैं, तो इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी, तो आपको यहां पर उसके बारे में बताना है। ये वाला कॉलम भी सभी के लिए नहीं होगा, क्योंकि जूनियर ऑपरेटर का पोस्ट कोई बहुत ऑफिसर लेवल का बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है कि यहाँ पर लाखों में सैलरी रहती है। तो विदेश कैसे जाएगा कोई भी कैंडिडेट? और विदेश अगर चला गया है कमाने के लिए, तो वो फिर आकर के ज्वाइनिंग मतलब जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए वो सोचेगा नहीं, क्योंकि विदेश में तो ज़्यादा पैसा उसको मिलता है। खैर, यहाँ पे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझते हैं हम लोग फिलहाल। तो यहाँ पर अगर आप विदेश यात्रा पे कभी गए हुए हैं और 1 साल से ज़्यादा रहे हैं वहाँ पर, तब आप यहाँ पे अपना डिटेल डाल सकते हैं, कब से कब तक रहे थे और बेसिक बातें कहाँ रहे थे, एड्रेस वगैरह सब डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, या NA लिख सकते हैं, NA,
ठीक है, नॉट अवेलेबल। लेकिन बेहतर है कि इसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिएगा, ताकि कुछ ऑप्शंस अगर दिखे तो उसमें वहां पर अगर कुछ गाइड किया जाए तो बताया जाएगा क्या करना है। इसे ब्लैंक ही रहता है वो। इसके बाद आपका जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे जो आपका आधार कार्ड में है, जो आप फॉर्म फिलअप करने टाइम में इसको इसमें यूज किए थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट एक कमेंट आ रहा है कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिविल सर्जन से बनवा के ले जा सकते हैं या मेडिकल सिर्फ IOCL ही करवा सकता है? इसका जवाब सीधा है कि आप दोनों चीज़ कर सकते हैं, सिविल सर्जन के लेवल के भी करवा सकते हैं और IOCL भी करवाता है। ठीक है, तो बेहतर रहेगा IOCL का ही करवाए तो वहाँ पे जाकर करवाएं। झूठ मूठ का यहाँ भी परेशान होंगे और वहाँ पर भी वो लोग जो CMO होते हैं यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, आप जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाएंगे उसका रीचेकिंग होता है और उसमें अगर उनको किसी भी प्रकार का शक होता है या उनको लगता है कि नहीं इसे हमें रीचेक कराना है तो आपको फिर भी वहाँ पर मेडिकल टेस्ट करवाना ही होगा वो चीज़ों का जिसपे उनको लगेगा कि इन्हें रीचेक कराना चाहिए। तो एक जगह रिलैक्स होकर कराइए। बाहर से भी कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि इनवैलिड होगा, आप करा सकते हैं, लेकिन वो लेवल जो आपने लिखा है सिविल सर्जन लेवल का वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विकास कहे कि सर मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होगा क्या? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये डिपेंड करता है कि उसमें सर्जन लेवल के हो, मतलब अगर डॉक्टर्स बैठते हैं तो डेफिनेटली होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होना चाहिए, सर प्राइवेट नहीं। ठीक है, चलिए ये सब डाउट वगैरह सबको डिस्कस करेंगे इन लास्ट, अगर बीच में ही करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आप रिलीजियन वगैरह को फील कर लेंगे, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हैं या फिर नहीं है फील कर लेंगे, और क्या आप अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग से आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सब चीज़ों को आपको पढ़ पढ़ के आराम से भर लेना है जितना चीज़ें आपको समझ में आती है। ठीक है, इसके बाद EWS अगर आप हैं तो लिखेंगे यस या फिर नहीं है तो नो। PWBD हैं तो यस, नहीं है तो नो। अगर यस हाँ है तो किस प्रकार का है आपका, VH है, HH है, OH है या फिर अदर्स में आते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी को डालेंगे यहाँ पर, ये सब चीज़ों को भरना है। इसका तो 15 वर्ष की आयु से लेकर के स्कूल और कॉलेज में प्राप्त की गई शिक्षा के शिक्षा के वर्ष और स्थान को बताते हुए शैक्षणिक योग्यता बताएं। तो यानी कि 15 वर्ष के बाद आपने 10th के बाद 12th किया, ITI किया, कब से कब तक का कौन सा कोर्स कहाँ से किया, वो चीज़ें आपको कंटिन्यूसली लिखना है पूरा। ठीक है, 15 साल उम्र के बाद। ठीक है, ईस्वी नहीं समझ लीजिएगा। तो ये चीज़ें इसमें लिखी गई है तो इसको फिल कर लीजिएगा आप सभी लोग। यदि किसी समय नौकरी की हो तो उसका ब्यौरा दीजिए। आप कोई नौकरी किए हुए हैं ऑलरेडी पहले, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, कोई प्राइवेट सेक्टर्स में होगा, कोई PSUs में जॉब ऑलरेडी कर रहे होंगे, तो वो आप यहाँ पर डिटेल डालेंगे। एम्प्लॉयर्स का नाम, जहाँ आप जॉब करते थे उसका एड्रेस, पोजीशन आपका क्या था, पद, और कब से कब तक आपने ज्वाइन किया था, क्या आपका बेसिक पे था, टोटल इन्वॉल्वमेंट्स कितना था, और रीजन्स क्या है उसको लीव करने का, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। ठीक है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली बताई गई है कि आप जो है क्या पिछली नौकरी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण अधीन किसी उपक्रम या किसी स्वायत्त निकाय या विश्वविद्यालय या किसी स्थानीय निकाय में थी। क्या आपने केंद्रीय सिविल सेवा और अस्थायी सेवा नियमावली 1965 के नियम 5 या उस प्रकार के अनुरूप नियमावली के अंतर्गत 1 महीने का नोटिस देकर नौकरी छोड़ी थी? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई? क्या आपकी सेवाएं वस्तुतः समाप्त होने से पहले आपको सेवा समाप्ति का नोटिस मिलने के समय या उसके बाद किसी तारीख को किसी मामले में आपसे आप अपने आचरण के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगा गया था? तो ये चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है। अगर मांगा गया था तो आप बताएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, भाषाएं जो केवल बोल सकते हैं, यहाँ पे भाषाओं के बारे में बताई गई है। इसके बाद आप यहाँ पे भाषाओं में देखेंगे जो केवल बोल सकते हैं, तो हिंदी अगर बोल सकते हैं तो हिंदी लिख देंगे, इंग्लिश बोल सकते हैं तो इंग्लिश सिर्फ लिख देंगे। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो केवल रीड कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो केवल पढ़ और लिख सकते हैं, ठीक है, पढ़ और लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं, तो वो भाषा को यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो केवल पढ़ और बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। जो बोल पढ़ और लिख सकते हैं, जैसे कि बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे कि कुछ कैंडिडेट होते हैं जो केवल पढ़ और लिख सकते हैं,
जो केवल पढ़ और बोल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के कैंडिडेट हैं, तो वो चीज़ों को मेंशन करना है। अगर नहीं है कुछ तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा उसको। इसके बाद निम्नलिखित क्षेत्रों में से अपनी रुचि और प्रवीणता का उल्लेख करें। तो आपका किस फील्ड में रुचि है और किस में आप जो है प्रवीण हैं, ठीक है, अपने इंटरेस्ट और प्रोफिशिएंसी को, वो चीज़ों को आप यहाँ पर मेंशन करना मतलब करना है आपको। ठीक है, ये जस्ट आपके बारे में है पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो इसको आपको फिल कर देना है। इसके बाद लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विच यू आर ए मेंबर, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है किसी भी रीजन से, किसी भी क्राइम में, तो आप यहाँ पर बता देंगे। ठीक है सर, मैंने ओबीसी एनसीएल से अप्लाई किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट में ओबीसी एनसीएल के लिए 0 पोस्ट था और मेरा सिलेक्शन अनरिजर्व्ड से हुआ है, तो क्या ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ले करके जाना है आपको, ठीक है, वहां पर मांगा जा सकता है। इसके बाद सर कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल के लिए फॉर्मेट में बनवाना होगा। अगर आपके पास हाँ फॉर्मेट अगर पहले से बना हुआ है तो वो चलेगा, लेकिन वो आईओसीएल का जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो सब शब्द, वो सब बातें लिखी हुई होना चाहिए आपका, नहीं तो उस फॉर्मेट में बनवाना होगा। ठीक है, तो बनवा लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय तो लगता नहीं आजकल। ये सब चीज़ों को फिल करना है आपको। हैव यू इवर अरेस्टेड, यस और नो लिख दीजिएगा। हैव यू इवर बीन प्रोसिक्यूटेड, मुकदमा चलाया गया था क्या आपके खिलाफ, तो इसको लिख दीजिएगा। हैव यू, यस और नो करना है आपको टिक। क्या आपको कभी नज़रबंद किया गया है, मतलब अंडर डिटेंशन, डिटेन किया गया है। हैव यू इवर बीन बाउंड डाउन, प्रतिबंध लगाया गया है। क्या किसी न्यायालय द्वारा आप पर कभी जुर्माना लगाया गया है, तो ये सब चीज़ें यस और नो, यस नो करते चलना है। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, तो इसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है जो एक कैंडिडेट पढ़ करके उसे नहीं समझ पाएगा, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा, मेरा सजेशन है उसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर जब जाइएगा तो पूछ करके पढ़ लीजिएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपका फैमिली पार्टिकुलर्स है, पूरा नाम उर्फ यदि कोई हो, ठीक है, पिताजी का नाम पूरा लिखना है यहाँ पर। इसके बाद राष्ट्रीयता जन्म से और या आदिवासी है, नेशनलिटी जो है बाय बर्थ है या फिर बाय डोमिसाइल है, जन्म प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, व्यवसाय यदि नौकरी में हो तो अपना पदनाम और कार्यालय का पूरा पता दीजिए। ठीक है, पिताजी का यहाँ पे सब कुछ लगेगा, मतलब आपके बारे में वो कंप्लीट रूप से जानने के बाद आपके फैमिली के बारे में भी वो पूरा जानना चाहते हैं, आपके वाइफ, हस्बैंड, भाई के बारे में, बहन के बारे में। ठीक है, और सब कुछ। इसके बाद वैवाहिक स्थिति जो लागू न हो उसे काट दें, तो ठीक है, जो लागू नहीं होगा उसे काट देना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जैसे कि आप क्या हैं, शादीशुदा हैं तो आप विवाहित पे टिक कर देंगे और सबको काट देंगे। तो यहाँ पर अविवाहित ही होंगे जनरल कैंडिडेट, जनरली मैक्सिमम कैंडिडेट। कुछ कैंडिडेट के बेसिकली विवाहित होंगे, कुछ जो है सेपरेटेड होंगे, कुछ तलाकशुदा डाइवोर्स्ड होंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो हैं उसमें टिक कर दीजिएगा, रिमेनिंग को कट कर दीजिएगा। संतानों की संख्या और लिंग तथा आयु को लिखना है यहाँ पर, तो कितने बेटा हैं, कितने बेटी हैं, ठीक है, कितनी उसकी आयु है, सब कुछ को लिखना है, कितना उम्र हो रहा है, कब उसका बर्थ क्या हुआ था, ये सब चीज़ें। विदेश में पढ़ रहा है या पढ़ रहे हैं पुत्र अथवा पुत्री के संबंध में दी जाने वाली सूचना है यहाँ पर आपको डालना है। पूरा तरह से ये जो फॉर्म है ये आपके फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है, फैमिली के बारे में और आपके बारे में। अब आश्रितों का नाम, आपके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है आईओसीएल में जो है मेडिकल के लिए भी फैसिलिटीज है, इसमें आपके लिए भी और आपके फैमिली के लिए भी। तो आपके फैमिली को तो वो लोग जानेंगे ना, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कौन कौन हैं, तो इसलिए सारा डिटेल्स मांगी जाती है। तो इसमें आप आश्रितों के नाम जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और क्या संबंध है उनसे, जन्म और आयु आपको डालना है। रीजन्स ऑफ डिपेंडेंसी, क्या रीजन्स है आपका ऊपर, आपके ऊपर वो क्यों आश्रित हैं, ये सब चीज़ें डालना है। व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति निर्देश हैं। ठीक है, रेफरेंसेस, यदि आप इस कंपनी के किसी या व्यक्तियों को जानते हैं तो उसका नाम या उसका ये सब चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपका कोई आईओसीएल में सीनियर आदमी कोई काम कर रहा है या जूनियर आदमी ही आपका जान पहचान का कोई काम कर रहा है
उसके बारे में एक बेसिक डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड कोई IUCL में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, और जॉब कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे है ऐसे दो निर्देशियों के नाम दें जो आपको अच्छी तरह जानते हैं, किंतु जो न तो आपके संबंधी हो और न इस कंपनी के कर्मचारी हो, जिनमें से एक निर्देशी आपके व्यवसाय क्षेत्र में किसी जिम्मेदार पद पर कार्य कर रहा हो और बेहतर हो यदि वह आपका वर्तमान या विगत नियोक्ता हो। यदि हाल में ही कॉलेज स्कूल से आए हो तो सबसे अंत में जिस कॉलेज स्कूल के विद्यार्थी रहे हो उसके प्रिंसिपल या मुख्य अध्यापक का नाम लिखें, ठीक है। समझ ही गए होंगे, पढ़ दिया है हमने कि इसमें आपको बेसिक बातें लिखनी है, जो ना ही कंपनी में जॉब करता हो और ना ही आपका रिलेटिव हो, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सब कुछ भर देने के बाद आपको प्लेस लिख देना है, डेट लिख देना है और आपका अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है। इसके बाद आते हैं हम लोग आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पर आप जो है अपना जो है क्या क्या चीज़ें जो है इस प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित में से किसी एक का हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होगा किसी एक का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो गैजेटेड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है। गैजेटेड ऑफिसर्स में हम लोगों का आता है वही तहसीलदार, SDM, DM और NCC जो टीचर्स कराते हैं वो भी गैजेटेड ऑफिसर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो स्कूल सब में जो NCC होता है तो उसमें भी आते हैं वो लोग, तो एक बार पता कर लीजिएगा। और ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, इसे पढ़ के आप सभी को बेसिक चीज़ों को फिल कर देना है। और ये ऑफिशियल है, इसको भी आपको करना है पूरा, कि क्योंकि ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ है और इसमें आपका जो रहेगा प्रमाणित किया जाता है कि जो भी आपका नाम है ये, और पिछले वर्ष और इतना महीने से इसे जानता हूँ जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, उसके द्वारा दिए गए ब्यौरे सही हैं। और ये करके सब कुछ डाला हुआ इन्फॉर्मेशन रहेगा, कार्यालय का मोहर सहित हस्ताक्षर रहेगा उस ऑफिशियल्स का, पद का नाम, ये सब चीज़ें इसमें डाल करके ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। ये जो है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ऑफिस में भरा जाएगा ये, तो ये चीज़ें आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये एट स्टेशन जो भी कहिए, ये फॉर्म को आप लोग कंप्लीट रूप से फिल कर सकते हैं। तो ये भी आपको पहले से ही करवा करके रेडी रखना है। आप लोग एक बार इसको पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ लीजिएगा। ये आपका पहचान पत्र है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। ये एट स्टेशन जो फॉर्म है ये 4 सेट आपको करके सबको फिल कर लेना है, और ये फिल करने के बाद आप सभी को बेसिकली इसको रेडी कर लेना है। क्लियर हो गया ये चीजें स्पष्ट रूप से। अब आता है तीसरा नंबर में आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फॉर्म एंड लिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स। तो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फॉर्म जो है वो भी आप सभी को दी गई है, उसको भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और किस किस चीज़ों का टेस्ट होता है जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए वो भी उसमें बताई गई है। ऐसे तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो मेडिकल वाला सर्टिफिकेट आप सभी को दी गई है वो सर्टिफिकेट एक जनरल सर्टिफिकेट नहीं, जो आपको एक फॉर्मेट भेजी गई है मेडिकल के लिए वो एक जनरल फॉर्मेट है। और वो जो फॉर्मेट है प्री एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ तो आप सभी को बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। तो आप देख सकते हैं पूरा बेसिक बातें हैं इसमें, सब कुछ लिखा हुआ, और इसमें क्लियरली बताई गई है कि रिफाइनरीज डिविजन्स में जो सिलेक्शंस होता है, प्रोडक्शंस, टेक्निकल सर्विसेज, क्वालिटी कंट्रोल, पावर यूटिलिटीज, ये सभी पोस्ट के लिए, मार्केटिंग डिविजन्स में ये सभी पोस्ट के लिए होती है, पाइपलाइन डिविजन्स में ये सभी पोस्ट के लिए होती है। तो सभी पोस्ट का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। नॉन टेक्निकल पोस्ट फंक्शंस जो है ये ऑल डिविजन्स में वैकेंसी जाती है, तो उसी हिसाब से उसका बेसिकली मेडिकल टेस्ट भी होता है जैसा उनका रिक्वायरमेंट है, जैसा उनका वर्क प्रोफाइल होती है, इस वजह से सभी चीज़ें दिया गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशंस, किस प्रकार से मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं। तो अथॉरिटी जो है इशू करते हैं ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट ऑफ ए कैंडिडेट ज्वाइनिंग द सर्विस ऑफ द कॉर्पोरेशंस और एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट एज ए अप्रेंटिसशिप सेल अटैच द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर अंडरटेकिंग द मेडिकल एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है आराम से बैठ करके, और
वो लोग सिंपल में आप सभी को फिट या अनफिट का या टेम्पोररी अनफिट का रिमार्क्स देंगे। तो सीधा आते हैं इसके फॉर्मेट को कैसे फिल करेंगे। आप सभी को यहाँ पर क्लियरली के साथ बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेक होती है। वो हमने मेडिकल वाले वीडियोस में भी बताया है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। चेस्ट आपका चेक किया जाएगा, इसके बाद ब्लड प्रेशर आपका नापा जाता है, इसके बाद यहाँ पर लिम्फ एडेनोपैथी शुड बी थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड होता है। हार्ट चेक किया जाएगा, हार्ट बीट, आईज चेक किया जाता है, कलर विजन्स वगैरह तो नहीं है, हियरिंग, प्रेगनेंसी, ये सभी चीज़ें जो है होगा चेक किया जाएगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ डिटेल में लिखी गई है। फिर यूरिन टेस्ट होता है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, फ्रेश एक्सरे होता है चेस्ट का। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मेंटल स्टेटस वगैरह सब चेक किया जाता है। ठीक है, लंग फंक्शंस टेस्ट किया जाता है, बीटी यानी कि ब्लीडिंग टाइम एंड सीटी, क्लॉटिंग टाइम, सब चीज़ों को चेक किया जाता है। अदर इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं। और ये सभी चीज़ों को चेक करने के बाद सब कुछ अगर आपका ओके आता है तो बेसिकली वो लोग फिट रिमार्क्स देंगे आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे, जो ये लोग इशू करेंगे, मेडिकल ऑफिसर्स हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी कैंडिडेट को किसी किसी चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि हॉर्निया में या हाइड्रोसील में, या फिर जो और सभी जो चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि किसी को गोल्ड स्टोन है या फिर रेनल स्टोन है, या फिर प्रेगनेंसी को लेकर के भी अगर इशू रहता है तो आपको उसके खिलाफ टेम्प्रोरी आपको अनफिट कर दिया जाता है और आपको टाइम दिया जाता है। जैसे कि अदर कोई भी रीजन्स रहता है अगर, तो उसमें टाइम आपको दिया जाता है 3 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक है। उसको आप ठीक करके आइए, ठीक जब हो जाएगी तो फिर से आपका मेडिकल होगा और तब फिर फाइनल आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, अदर कंडीशंस में कुछ जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं लेप्रोसी में, इसमें आपका अप टू मैक्सिमम 12 ईयर्स तक का आपको समय मिलता है, 12 मंथ तक का आपको समय मिलता है। ठीक है, और अदर रीजन कंडीशंस में आपको डॉक्टर्स जो है जैसा फील करेंगे उसको सही होने में लगभग 3 महीना का समय में हो सकता है सही, तो 3 मंथ का टाइम देते हैं। ये जो मेडिकल होती है, ये मेडिकल आपका जब आप एक्सेप्टेंस लेटर आप भेजेंगे उन्हें 14 सितंबर यानी 14 सितंबर तक, तो उसके बाद जो है आप सभी कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे और मेडिकल होंगे आप सभी का, और वो सर्टिफिकेट जो है ये फॉर्मेट पूरा कंप्लीट रूप से आप सभी को दे दिए जाएंगे। और आप लोग जो है जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर में, ज्वाइनिंग लेटर में डेट दी गई है, उस डेट में जब आप ज्वाइन करने जाएंगे वो सर्टिफिकेट सबको लेकर के जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबको लेकर के जाएंगे ज्वाइनिंग करने के लिए। ईयर वगैरह सभी चेक किए जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग जो है थोड़ा सा अगर कान में वैक्स वगैरह है, ठीक है, तो वो सबको साफ कर लीजिएगा मेडिकल में जाने से पहले। और मेडिकल देने के लिए जब जाइएगा तो भूखे पेट जाना होता है, खाली पेट जाना होता है, तो इस चीज़ों का याद रखिएगा। छोटी छोटी गलतियां कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको खाली पेट जाना है मेडिकल जिस दिन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब चीज़ें। फिर दो संसारी कहते हैं सर एक्सेप्टेंस लेटर और एटेस्टेशन फॉर्म डाउनलोड कहाँ से होगा, ये सब कुछ आपको ईमेल पे भेजी गई होगी, तो वहाँ से आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ईमेल पे चेक कर लीजिएगा अच्छे से। क्लियर हो गया। चलिए अभी कमेंट ज़्यादा नहीं लेंगे, पहले यहाँ पर और देखते चलते हैं। तो आई वगैरह का यहाँ पे दिया गया है सभी चीज़ें, क्या क्या कंडीशंस वगैरह हैं, स्किन वगैरह सब। ठीक है, अब देख लीजिए चेस्ट के बारे में भी दिया गया है, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हाइट दिया गया है, मेल का मिनिमम जो है 165 होना चाहिए। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर जो है वो रिलैक्सेबल है। किसके लिए, इन केस ऑफ घरवालीज या असामीज अगर आप हैं, गोरखाज हैं, मेंबर्स हैं स्केड्यूल ट्राइब से, तो आपको 5 सेंटीमीटर का राहत मिलेगी। और फीमेल को मिनिमम 157 सेंटीमीटर का हाइट इसमें मांगा गया है। चेस्ट जो है मेल के लिए बताया गया है 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड, फुल्ली एक्सपेंड करने के बाद मिनिमम जो है 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट जो है मिनिमम 50 kg का होना चाहिए और फीमेल का मिनिमम 46 kg का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें हैं, सब कुछ को आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा सारे इन्फॉर्मेशंस को मेडिकल टेस्ट देने के लिए जाने से पहले। और इसमें सारे इन्फॉर्मेशंस फिनिश हो जाने के बाद यहाँ से आप सभी का शुरू होता है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशंस फॉर्म का पार्ट 1। इसको भरना है आप सभी को। कैंडिडेट का यहाँ पर एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो को सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर आपको लगाना है। सेल्फ अटेस्ट क्या, आप सिर्फ फोटो लगा देंगे, सिग्नेचर इसी फोटो पर होगा, वो चीज़ें वहाँ पर करवाई जाएगी। और नेम आपको पूरा लिखना है, फुल, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स,
और फादर हस्बैंड नेम और मदर्स नेम एड्रेस वगैरह डालेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपने जो भी डाला होगा, आपके बॉडी पे जो भी कुछ निशान है आइडेंटिटी का, वो आप मेंशन कर दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो होगा, यहाँ स्टार बनाकर लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट टू बी अटेस्टेड बाय द एग्जामिनिंग डॉक्टर्स, जो भी डॉक्टर्स जांच करेंगे वो उनके द्वारा किया जाएगा। और सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर यहाँ पे होगा, डेट रहेगा लिखा हुआ। ठीक है, आप मेडिकल वाला जो काम है ना, ये आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी करा सकते हैं, बस वो सिविल सर्जन लेवल के या उसके अपर लेवल का होना चाहिए। और नहीं तो आपका आईयूसीएल में मेडिकल होंगे, आईयूसीएल बुलाएगा आपको मेडिकल कराने के लिए अपना हॉस्पिटल्स में, और जो भी हॉस्पिटल्स वो लोग प्रेफर करेंगे तो वहाँ पे आपको जा करके देना है। तो सारा चीज़ें वहाँ पे इजी वे में हो जाएगा। एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, करंट एड्रेस आप डाल देंगे। यहाँ पर बेसिक बेसिक बातें पूछी गई है, इसको सबको फिल कर देंगे। अब डू यू सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी चीज़ों में आप सफ़र करते हैं तो वो सब चीज़ों को लिख देंगे। कैंसर है, मेंटल इलनेस है, डायबिटीज़ है, कुछ भी है, जो भी चीज़ें हैं आप इसमें टिक कर देंगे, जो नहीं है उसमें क्रॉस कर देंगे। ये सब चीज़ों को आप लोग देख लीजिए। ये सब फॉर्म को एग्जाम जब मेडिकल होगा उस वक्त आपका फिल करवाया जाएगा। और ये सब सारा चीज़ें फिल करवाने के बाद, ठीक है, आपको रिमार्क्स वगैरह सब भी दिया जाएगा, फिट अनफिट का, ये सब चीज़ें डॉक्टर करेंगे। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर होंगे। और आपका सभी जो मेन फिंगर्स है, पहला जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें आपका यहाँ पे सभी का लेफ्ट हैंड का फिंगर प्रिंट लिए जाते हैं, लिटिल फिंगर का, यानी कि ये छोटा वाला, सबसे छोटा वाला फिंगर का, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो है 5 है, तो 1 2 और यहाँ पर 3 और ये 4 और इस तरह से 5। तो इस तरह से आपको फिंगरप्रिंट देना होगा सब जगह। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनिंग डॉक्टर्स का होगा, जो भी आपका ये करवाएंगे। डेट डाल देंगे, दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है ये डॉक्टर ही फील करेंगे कि हाइट कितना है आपका, वेट कितना है, केजी बीएमआई कितना है, मतलब ये सारा चीज़ें डॉक्टर फील करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें हो जाएगा फिल, सिग्नेचर करेंगे वही डॉक्टर ही यहाँ पर, फिर ये सब चीज़ें डॉक्टर का काम है फिल करना। इसके बाद हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। सब चीज़ें जो है आपका रिपोर्ट जैसा जैसा आएगा सब कुछ यहाँ पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट डालने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे एग्जामिनिंग डॉक्टर जो होंगे। और यहाँ पर आपका जो ये सर्टिफिकेट है, ये फॉर्म सी है, ये आपका फाइनल सर्टिफिकेट है, ये आपको दे दी जाएगी। और रिमार्क्स के साथ फिट होंगे आप तो सब कुछ फिट पे टिक करके सब कुछ दे दी जाएंगे। और अनफिट होते हैं तो आपका रिमार्क्स भी यहाँ पर देना होता है उनको, कि जैसे कोई अनफिट हो गया है तो उसका तो सिलेक्शन नहीं होगा, वो रिजेक्ट होगा, अनफिट अगर है वो तो मेडिकली। तो यहाँ पर रिमार्क्स लिखा हुआ रहता है कि क्यों वो नहीं हुए सेलेक्ट। हालांकि जनरली मेडिकल जो होता है ना, जनरली सभी कैंडिडेट क्वालिफाई कर ही जाते हैं, बहुत टफ भी नहीं होती है। तो इसीलिए फिट या नहीं तो टेम्प्रोरी अनफिट करते हैं किसी किसी कैंडिडेट को, तो उनको टाइम दे दी जाती है कि आप इतने दिनों में ठीक हो जाइए, फिर से आपका मेडिकल होगा। इस तरह से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगी। और आप इसे मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद ये तो आपका ज्वाइनिंग अक्टूबर में है, लेकिन अक्टूबर से पहले ही आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपको ये सारा चीज़ें बेसिकली मेडिकल होंगे तो यहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगी। अब मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद हम लोग समझते हैं लिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आईयूसीएल एंड फॉर्मेट फॉर डिक्लेरेशंस ऑफ रिलेशनशिप। आपको ये डॉक्यूमेंट भी भेजी गई होगी जिसमें कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम है जो आईयूसीएल में है, और फॉर्मेट भी है उसमें दी गई डिक्लेरेशंस का कि वो लोग आपके रिलेटिव्स हैं या फिर नहीं हैं। उन सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से वो आपको बताना है उस फॉर्मेट में फिल करके। तो मुझे लगता है ऐसा कि मैक्सिमम कैंडिडेट के तो नहीं ही होंगे, तो जिनके नहीं हैं अगर हैं तो उसमें मेंशन करिएगा, और अगर नहीं हैं तो नहीं। तो कैसे उसको फॉर्म को करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। ये वाला लिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला जो टर्म है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जब आप इसे ओपन करेंगे लिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो यहाँ पर आपको आएगा इस फॉर्म में
कि दिस इज सर्टिफाइड दैट आई हैव रीड द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन ऑयल्स कॉर्पोरेशंस लिमिटेड एंड आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, फर्स्ट नंबर में लिखी गई है आई एम और दूसरा नंबर में लिखा हुआ है आई एम नॉट। ठीक है, तो अगर आप रिलेटिव्स हैं उसका या फिर जान पहचान भी है उनसे तो लिखेंगे आई एम, टिप पे टिक कर देंगे। और नहीं है, कोई नहीं है, किन्हीं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं जानते हैं जो IOCL में भी हैं, तो आप लिख देंगे आई एम नॉट अ पार्टनर और रिलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ, ये सब चीज़ें लिखी हुई है, सिर्फ आई एम नॉट पे आपको क्लिक कर देना है, मतलब टिक कर देना है और सब कुछ लिखी हुई है। सिग्नेचर आपको कर देना है, नेम भर के एम्प्लॉयमेंट नंबर आपको भर देना है और प्लेस और डेट दे देना है, बस हो गया। तो ये वाला आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डॉक्यूमेंट भी रेडी रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन फॉर्म मैरिज का, यानी कि शादी अगर आपका हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसका डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको फिल करके जमा करना होगा। तो ये क्या है, क्या करना है, इसमें ध्यान से समझिएगा, इसको भी मैं बता देता हूं क्योंकि हर एक चीजें इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, हर एक चीजें जो है इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो फटाफट से चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है बेसिकली हमने मैरिज सर्टिफिकेट को रखा है। डिक्लेरेशन पेज आई थिंक यही है। देखिए ये है आपका मैरिज सर्टिफिकेट की डिक्लेरेशंस आपको देना है कि जो है आप जो यहाँ पे लिख देंगे कि जूनियर ऑपरेटर पद के लिए तारीख इतना को मेरे नियुक्ति पत्र संख्या इतना, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित घोषणा करता हूं या फिर करती हूं। ठीक है, लिखने के बाद अब यहाँ पर आप क्या हैं, अविवाहित हैं, विधुर हैं या विधवा हैं, तो जनरली अविवाहित होंगे, तो यहाँ पर अविवाहित पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये करके और जो रिमेनिंग होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्लाउज है, बेसिकली ये गिवन आपका क्लाउज है डिक्लेयर एज अंडर, तो पहला नंबर पे आप टिक कर देंगे और जो रिमेनिंग होगा उसको आप क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये चीजें आपको नीचे लिखी भी गई है कि अगर आप अनमैरिड हैं या विधुर हैं या विधवा हैं तो आप इस पे टिक कर दीजिएगा। या फिर अगर आप जो है विवाहित हैं और मेरा या मेरी एक जीवित पति या पत्नी है तो इस सिचुएशंस में इस पर क्लिक करिएगा, रिमेनिंग को कट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो होंगे अनमैरिड होंगे, विवाहित नहीं होंगे, अगर हैं तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और रिमेनिंग जो भी ऑप्शंस हैं उसको क्रॉस कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको करने के लिए यहाँ पर बोला गया है, कृपया जो खंड लागू ना हो उसे काट दें, तो उसे कट कर देना है। इसके बाद अपना सिग्नेचर कर देना है, नाम लिख करके एड्रेस डाल देना है, आपको डेट दे देना है। तो हम लोगों का मैरिज वाला जो है ये वाला सर्टिफिकेट भी आपका डिक्लेरेशंस फॉर्म फिलअप हो गया। अब आता है डिक्लेरेशंस टू बी सबमिटेड बाय OBC NCL कैंडिडेट ओनली। अगर आप OBC NCL कैंडिडेट हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट सबमिट करना है, तो ये सर्टिफिकेट आप रेडी रखिएगा अच्छे से। ठीक है, बढ़िया से बना करके रेडी रखिएगा IOCL के फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट वेबसाइट पे अपलोड की गई है उस फॉर्मेट में हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप जो है जो बना हुआ होगा OBC NCL सर्टिफिकेट वो आप लेकर के जाएंगे, सेंट्रल लेवल का चलता है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, तो ये रेडी रखिएगा। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो ऐसे आपको फॉर्मेट वगैरह से भी भेजी गई है ज्वाइनिंग लेटर के साथ, तो यहाँ पर डिक्लेरेशंस टू बी सबमिटेड EWS सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट रेडी करके लेके जाइएगा। ये सिर्फ EWS कैंडिडेट के लिए है और ये सिर्फ OBC NCL कैंडिडेट के लिए है। अब यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है टू बी सबमिटेड बाय SC ST या OBC NCL कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है, या फिर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इनको ले जाना जरूरी है। अच्छा, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो ले जाना है EWS कैंडिडेट को ले जाना है। ठीक है, मतलब आय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये ले जाना है। इसके बाद डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट जो है बाय द डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे उनको बेसिकली ये सर्टिफिकेट ले जाना है जो अप्लीकेबल होंगे इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है,
और लास्ट में आपका 9th नंबर जो डॉक्यूमेंट आती है वो आता है रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसका फॉर्मेट भी IOCL के द्वारा ही रिलीज की गई है, भेजी गई है आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही, तो इसको फिल करके भी आप सभी को तैयार रखना है। ठीक है, तो ये सब थे कंप्लीट आप सभी के डॉक्यूमेंट के लिस्ट और कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है और कैसे क्या होती है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप सभी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के ज्वाइनिंग से रिलेटेड, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद भी, तो आप सभी लोग अब एक एक करके कमेंट सेक्शन में लिख करके अपना अपना डाउट को पूछिए, तो मैं आप सभी का एक एक करके डाउट का अब रिप्लाई देने वाला हूं। तो फटाफट से तेजी से लिखिएगा आप सभी लोग, जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, सभी को हम लोग एक एक करके ले लेते हैं। ठीक है सर, कास्ट सर्टिफिकेट OBC IOCL फॉर्मेट में बनवाना होगा क्या? बनवा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा राहुल पटेल। और अदरवाइज ऐसे भी सेंट्रल लेवल का अगर SDM लेवल का बना हुआ होता है, तहसील लेवल का, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन अब आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही गया है तो थोड़ा सा बना लीजिए IOCL के फॉर्मेट में, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद है फिरदौस अंसारी का, सर एक्सेप्टेंस लेटर और अटेंडेंस फॉर्म डाउनलोड कहाँ से होगा? ये हमने ऑलरेडी बता दिया है सर, मेल पे नहीं आया है, आना चाहिए। आता है कैंडिडेट लोग को तो आया है, हमारे साथ जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से एक्सेप्टेंस लेटर तो हम लोगों हमें भेजा है। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर भेजी गई है। इसके बाद और जो मेल पर भेजा है सब के डॉक्यूमेंट्स बनवाकर उसको मेल पर भेजना होगा। नहीं नहीं, सारा डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर आपको पूरा कंप्लीट करके सबमिट करना है 14 सितंबर तक, सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर। बाद में की और सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे ना वो आपका बेसिकली फाइनल जब ज्वाइन करने जाएंगे तो उस वक्त है। लेकिन प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल के लिए आपको पहले ही कॉल आएगा, जब आप इसको भेज देंगे ना तब आपको मेडिकल के लिए कॉल या ईमेल आएगा, तब आप जाइएगा मेडिकल देने के लिए IOCL के हॉस्पिटल्स में, या फिर जो भी हॉस्पिटल को वो लोग रिकमेंड करेंगे वहां पर होगी आपका मेडिकल। ठीक है, तो मेडिकल वाला जो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल वाला फॉर्म है वो प्रिंट करके ले जाना है। सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, जहां भी जाइएगा IOCL से रिलेटेड तो सारा रेडी जरूर रखिएगा सारा। लेकिन ये तो इमीडिएटली अभी आप लोग भेज दीजिएगा फॉर्म को, इसको फिल करके अच्छे से बेहतर ढंग से बिना हड़बड़ाए। ठीक है, तब ऐसे डेट दी गई है 14 सितंबर से पहले तक में आपको भेजना है। अपॉइंटमेंट लेटर नंबर क्या रहेगा सर? वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में नंबर्स दी गई है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख करके फिल कर दीजिएगा। क्लियर? सर मेडिकल हॉस्पिटल से पहले ही करा, इसके बाद करा लें जाएं, करा कर ले जाएं, ले जा सकते हैं, लेकिन वो कंडीशंस इसमें पढ़ लीजिए कि सिविल सर्जन लेवल के डॉक्टर्स होना चाहिए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। समझ में आई बात सभी को? और किन्हीं को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, तो हम लोगों ने पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस को देख लिया, समझ लिया। ठीक है, अच्छे से ईमेल चेक करिए फतेह खान, क्योंकि हमारे पास तो कैंडिडेट भेजे हैं ना। अब मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ सारे डॉक्यूमेंट को, क्योंकि कैंडिडेट का भी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाह रहा हूँ। लेकिन ये जो भेजा गया है ना, ये जो एक्सेप्टेंस लेटर है ये वर्ड फॉर्मेट में है। ठीक है, PDF में नहीं है। तो चलिए इसे, इसका जो है ना बेसिकली ये ऐसे तो फ़ोन में दिखेगा नहीं, ब्राइटनेस पूरा फुल करने के बाद भी। ठीक है, हमने शायद यहाँ पर लिखा था कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, टू द
चीफ जनरल मैनेजर HR, ये आप वर्ड में बना लिख करके भी भेज सकते हैं, वर्ड में लिख करके भी भेज सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि इसमें कुछ खास बहुत ऐसा नहीं है। जो भी बातें हैं बस उसको आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है, और इसको फिल करके भेज देना है। एक्सेप्टेंस लेटर भेजी गई होगी, अच्छे से चेक कर लीजिएगा, वर्ड में ये ओपन होती है, ठीक है। चलिए, तो अब किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट नहीं है इसके अलावा? तो इसी विचार के साथ रखते हैं हम लोग अब आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। सुमित का है जूनियर अटेंडेंट का, क्या है वालों का रिजल्ट का कोई अपडेट? अभी तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन संभावनाएं हैं कि सितंबर के 20 सितंबर तक आए रिजल्ट, ठीक है, लेकिन अभी कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सेशन में यहाँ तक हमने कोशिश किया आप सभी के डाउट को लेकर के रिजॉल्व करने का। ये सेशंस आफ्टर द क्लास भी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, इस वजह से बाद में जो भी कैंडिडेट इस सेशंस को देखेंगे, बाद में जो भी डाउट होंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो यहाँ तक आप सभी के लिए काम की बात हो गई। अब थोड़ा सा मैं आप सभी के लिए बैच से संबंधित जानकारी दे देता हूँ, जो कि थोड़ा सा मेरा अपना भी प्रमोशन हो जाएगा, तो ये भी ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर आप सभी लोग ITI, डिप्लोमा या BE BTech का या फिर BSc या MSc केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए। स्पेशली बैच चल रहा है SK ट्यूटोरियल ऐप पर। जो भी इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट हैं या फिर BSc या MSc केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट हैं, वो सभी लोग PSU क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा और BE BTech किया हुआ है। और ITI वालों के लिए अलग से बैच बनाई गई है, अलग अलग PSU एग्जामिनेशंस के लिए, उस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो अभी अच्छे खासे स्टूडेंट का सिलेक्शंस जूनियर ऑपरेटर में हुए हैं IOCL में हमारे यहाँ से। उम्मीद है आने वाले दिनों में भी हम लोग और बेहतर करेंगे और हमारे कैंडिडेट भी बेहतर करेंगे, क्योंकि आप सभी से भी हमें उम्मीद होती है। और जिस प्रकार से जुड़ करके इस बार रिजल्ट बेहतर आई है, उसी तरह से अपकमिंग डेज में और भी बेहतर हम लोग रिजल्ट को लाएंगे, ठीक है। फतेह का अगर मेल में नहीं दिख रहा है तो आप जो है वर्ड फॉर्मेट में बना लीजिएगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमें 7903200795 पर। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि आपका कौन सा जो भी है अपॉइंटमेंट लेटर, आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ठीक है, आप लिख दीजिएगा, भेज दिया जाएगा। हमारी टीम आपको इस नंबर पे आप लिख करके भेज दीजिएगा, भेज देगी, ठीक है। अच्छा, OBC का नया फॉर्मेट आया है मेल पर, तो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनवा लीजिएगा। यस यस, ऐसे वो पहले वाला भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन नया वाला फॉर्मेट आया है तो नया फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। समय है ना अभी आपके पास, इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप ट्राई कर लीजिएगा बनाने का, ठीक है। चलिए, इसी के साथ रखते हैं इस सेशन में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अब बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, कोई नए डाउट, नए कुछ खबर लेकर के। जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग कब हमें मिठाई खिलाएंगे। ऑनलाइन भी आजकल मिठाई हो जाती है, ठीक है, खिलाया जा सकता है। तो पहले आप सभी लोग का आगे का जो फॉर्मेलिटीज़ है उसे आप लोग पूरा कर लीजिए। और जस्ट मैं यही चाहता हूँ कि लाइफ में आप सभी लोग और बेहतर रहें, खुश रहें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। सभी जो भी कैंडिडेट लोग सिलेक्शंस लिए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो और अच्छे तरक्की करें, आगे बहुत बढ़ें, ठीक है। जिनका सिलेक्शंस नहीं हुआ है उनके लिए भी मेरा मैसेज है कि आपको दुखी नहीं होना है। आपको बस ये ढूंढनी है कि कमी कहाँ रह गया, उस कमी को तलाश करके उस कमी को हटाने के लिए जो जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। एक दिन आपका भी ऐसा आएगा कि आप भी
ज्वाइनिंग लेटर लेंगे और फाइनल रूप से सिलेक्शंस लेने के बाद ज्वाइन करने के मूड में आप भी होंगे। ठीक है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। तो रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।